हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी भी शॉर्टकट में जानते हैं। भारत के संविधान में डीपीएसपी क्या है, इसका क्या प्रावधान है, कहाँ से इसको लिया गया है, कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, इससे पहले हमारी कई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं और फेसबुक पर भी अपलोड हैं, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको डीपीएसपी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका संविधान में क्यों रखा गया, क्यों राज्य कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो राज्य के नीति निर्देशक अनुसार ही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा। तो चलिए देखते हैं। बात करें डीपीएसपी की, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको इंग्लिश में तो कहा जाता है डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इसको कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या कहा जाता है? राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये इसको हिंदी में कहा जाता है। क्या है डीपीएसपी? तो बात करते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के कौन से भाग में है। तो इस संविधान के, जो हमारा संविधान है, संविधान के भाग किसमें है? भाग 4 में बताया गया है। किसमें? भाग 4 में। और हमारा जो अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद से है किस तक? तो अनुच्छेद हमारे 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका जो स्रोत है, स्रोत ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है, स्पेन से लिया हुआ है। तो ये रहा क्या हुआ डीपीएसपी में। ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। स्रोत इसका आयरलैंड है, आयरलैंड से डीपीएसपी को लिया गया है। और आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया गया है? स्पेन के संविधान से लिया गया है। एक आता है मूल अधिकार, एक क्वेश्चन आता है मूल अधिकार और प्लस डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार हो गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया। इनको किसने आत्मा और हृदय कहा है? इन दोनों को आत्मा और हृदय किसने कहा है? आत्मा और हृदय किसने कहा है? जो कि संविधान का आत्मा और हृदय किसका है? संविधान का आत्मा और हृदय किसने बताया? तो संविधान का आत्मा और हृदय किसने बताया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में बताया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में बताया है कि जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन है, आत्मा और हृदय के बारे में बताया गया। और दूसरी बात, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? मूल आत्मा किसने कहा है? और मूल आत्मा किसने कहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की मूल आत्मा कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ये जो है स्रोत आयरलैंड है। आयरलैंड 1937 में इसका संविधान बना था। तो 1937 जो है आयरलैंड, 1937 में आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया था। विचार जो है यहाँ पे जो
क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 में हो गया, अनुच्छेद 36 से 51 हो गया। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक स्रोत का जो विचार था वो आयरलैंड से लिया गया था, और आयरलैंड ने इसको 1937 में स्पेन से लिया हुआ था। अब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं विशेषताएं क्या होती हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, उसके बारे में जानते हैं। विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की होती है। नीतियों और कानून को प्रभावी बनाना, नीतियां और कानून को प्रभावी बनाना, कानून को प्रभावी बनाना, नीतियां और कानून को प्रभावी बनाना। पहला तो हमारा हो गया नीतियां और कानून को प्रभावी बनाना। दूसरा होता है राज्य की ये जो नीतियों और कानून को प्रभावी बनाने किससे सिफारिश की जाती है, राज्य से क्या की जाती है, राज्य के लिए सिफारिश है, राज्य के लिए क्या है, सिफारिश है। यानी कि भारत के संविधान में बताया गया है कि राज्य से यह सिफारिश की जाती है कि वो नीतियां और कानून को प्रभावी बनाए। फिर क्या हमारा आता है, फिर आता है आधुनिक लोकतंत्र में, जो आधुनिक लोकतंत्र है, जो हमारा आधुनिक लोकतंत्र है, आधुनिक लोकतंत्र में आर्थिक सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, और आर्थिक सामाजिक राज्य की स्थापना करना, आर्थिक सामाजिक राज्य की स्थापना करना, और आधुनिक लोकतंत्र में राज्य की आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। फिर है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। फिर कौन सा है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, 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 लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये हो गया। अब ये आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने क्या होता है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उस संविधान के भाग 4 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। भाग 4 में बताया गया है, अनुच्छेद हमारा जो हो गया 36 से 51 तक इसके बारे में बताया गया है। फिर हमारे जो स्रोत है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो वो हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं, और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया हुआ है। फिर हमने बताया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों को मिलाकर के संविधान की मूल आत्मा और हृदय किसने कहा है, तो संविधान की मूल आत्मा और हृदय कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। फिर किसने कहा है कि जो संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान की मूल आत्मा है, तो वो कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की मूल आत्मा और हृदय कहा है। फिर मैंने पढ़ा भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो मैंने टोटल 4 विशेषताएं बताई हैं। नीतियां और कानून को प्रभावी बनाना, हर राज्य से यह सिफारिश की जाती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भारतीय संविधान में कि राज्य कानूनी नीतियों को बनाएगा और उनका क्रियान्वयन भी करेगा। किसके हित में, मतलब प्रजा के हित में, यानी समाज के हित में कानून बनाएगा। फिर निदेशक जो तत्व हैं वो भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था उसके अनुदेशों के समान है। अनुदेश का मतलब क्या होता है, 1935 में एक राजा द्वारा एक चार्टर जारी कर दिया जाता था बाकी गवर्नरों के लिए, और वो क्या करते थे, उसको जा करके इम्प्लीमेंट करते थे दूसरी जगह जा करके। ऐसे क्या हुआ, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को ये पावर देते हैं कि आप सरकार जो है नीतियों और कानून को प्रभावी बनाए। फिर तीसरा हो गया आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र होगा, राजतंत्र का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। फिर हमारा आता है 4 जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मतलब ये हो गया
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य ये बताता है कि यहाँ पे सभी को सामाजिक आर्थिक समानता मिलेगी और सभी जो नीतियाँ हैं सामाजिक आर्थिक आधार पर बनाई जाएंगी, जो कि समाज के लिए जरूरी होता है। यानी कि पुलिस तंत्र की स्थापना यहाँ पे नहीं है, जो केवल क्या होता है लोगों की नीतियों से कोई उसका मतलब नहीं होता। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना करना होता है। इसकी जो प्रकृति होती है गैर न्यायोचित है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? गैर न्यायोचित प्रकृति। इसकी बात करें तो इसकी प्रकृति होती है गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित गैर न्यायोचित का मतलब हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जब क्रियान्वयन किया जाएगा, राज्य सरकार के लिए सिफारिश की जाती है तो इसकी गैर न्यायोचित है। यानी कि इसको क्या कहते हैं, भारत के संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं, भारत के संविधान में इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि इसका क्रियान्वयन किया ही जाना चाहिए, लेकिन राज्य से सिफारिश की जाती है कि नीतियों और कानून को बनाए समाज की भलाई के लिए। तो ये हो गई हमारी विशेषताएं। अब आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका वर्गीकरण किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में इनका वर्गीकरण का कोई प्रावधान है नहीं कि भारत के संविधान में क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण का प्रावधान है, तो ऐसा भारत के संविधान में नहीं है। दशा और दिशा के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो वर्गीकरण की बात करें तो इनका भारत के संविधान में कोई वर्गीकरण दिया नहीं है, लेकिन कैसे? दशा और दिशा के आधार पर। कैसे? दशा और दिशा के आधार पर इनको 3 भाग में बांटा गया है। दशा और दिशा के आधार पर इनको कितने भाग में बांटा गया है? आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो ये हम वर्गीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने वर्गीकरण लिख लिया और इसको 3 भाग में बांटा गया है। समाजवादी सिद्धांत, पहला हमारा हो गया समाजवादी सिद्धांत, पहला हमारा समाजवादी सिद्धांत हो गया। दूसरा हमारा हो गया गांधीवादी सिद्धांत। कौन सा? गांधीवादी सिद्धांत। फिर हमारा तीसरा उदार बौद्धिक सिद्धांत ये हो गया। यह क्या कहते हैं? जो समाजवादी सिद्धांत क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य की स्थापना करना। कैसी स्थापना कर? लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना। लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना। समाजवाद की स्थापना करना। लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना। गांधीवादी क्या कहता है? गांधीवादी विचारधारा की स्थापना करना। कौन सी? गांधीवादी विचारधारा की स्थापना करना। गांधीवादी विचारधारा की स्थापना करना। विचारधारा, ये गांधीवादी विचारधारा पे चलते हैं। और ये किससे चलते हैं? उदारवादी नीतियों पर। उदारवादी नीतियों पर। तो पहला हमने पढ़ा क्या है? समाजवादी सिद्धांत। दूसरा हो गया गांधीवादी। तीसरा हो गया उदार बौद्धिक नीतियां चलती हैं। अब समाजवादी सिद्धांत क्या होता है कि इसमें शब्द आया है लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब ये हो गया, इसमें कौन कौन सा प्रावधान रखा कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, आय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को सुनिश्चित करना। तो ये किसमें बताया गया है? इसमें क्या कहते हैं, समाजवादी सिद्धांत में बताया गया है। नागरिकों को पर्याप्त साधन मिले और कार्य के लिए सही वेतन मिले, ये भी इसी में बताया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। काम पाने का अधिकार होना चाहिए। और बीमारी हो गया, बेगारी हो गया तो उनको बीमारी बेगारी में भत्ता भी मिलना चाहिए। और समान न्याय एवं गरीब की निःशुल्क विधिक सहायता भी होनी चाहिए। तो ये इसमें बताया गया। गांधीवादी विचारधारा में बताया गया है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन हो गया, ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, सहकारी समितियों का निर्माण हो गया, ये इसमें बताया गया है। तो ये कोई इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। इसके जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद हम देख लेते हैं। जो 36 से 51 तक इसका क्या क्या प्रावधान किया गया, कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। इसका इतना कोई महत्व ज़्यादा है नहीं। उदार बौद्धिक विचारधारा में क्या होता है?
एक समान नागरिक संहिता जो धारा उसमें क्या कहते हैं अनुच्छेद 44 में बताया गया। तो चलिए आगे हम इसका अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद में क्या, कौन से अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है। अनुच्छेद हमारा 36 क्या बताता है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 हमारा बताता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 बताता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है वही मौलिक अधिकार में भाग अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। नितेश गेट बंद कर दो। अनुच्छेद 37 में बताया गया सामाजिक से सम्मिलित, इसमें क्या कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितने भी सम्मिलित हैं उनका, जितने भी अनुच्छेद सम्मिलित हैं उनका क्या करना है, उनका क्रियान्वयन करना। जितने भी सम्मिलित हैं उनके सम्मिलित सिद्धांत, गेट बंद कर दो यार, सम्मिलित सिद्धांत को लागू करना, सम्मिलित सिद्धांत लागू करना। अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। सामाजिक व्यवस्था बढ़ावा देना, व्यवस्था को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 39 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 39 में बताया गया राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीतियां। इसमें राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीतियां बताई गई हैं। कौन कौन सी नीतियां हैं, राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीतियां, राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीतियां कौन सी हैं। अनुच्छेद 39A में हमने पढ़ा है, अनुच्छेद 39 में निःशुल्क और विधिक सहायता, निःशुल्क व विधिक सहायता हो गया, निःशुल्क व विधिक सहायता हो गया। फिर अनुच्छेद 40 में हो गया ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में अनुच्छेद 40 में हो गया ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में हो गया कुछ मामलों में काम का अधिकार, कुछ मामलों में काम का अधिकार हो गया। कुछ मामलों में हमारा क्या होगा, काम का अधिकार हो गया, शिक्षा का भी अधिकार हो गया। अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या है, अनुच्छेद 42 में हमारा है न्याय उचित एवं मानव उचित प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में हमारा बताया गया है कर्मचारियों का निर्वाह वेतन, कर्मचारियों का वेतन बताया गया है, कर्मचारी का निर्वाह वेतन हो गया। इसी में हो गया हमारा सहकारी समितियों का निर्माण। 43B में सहकारी समितियां कैसे बनाई जाती हैं उसका बताया गया, सहकारी समिति निर्माण, सहकारी समिति निर्माण हो गया। 44 में हो गया समान नागरिक संहिता हो गया 44 में। 45 में हमारा बताया गया है शिक्षा का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार। बालक का समय पूर्व क्या हो गया, देखभाल हो गया। अनुच्छेद 46 में बताया गया SC ST या OWS के लिए, अदर पिछड़ा वर्ग जो होता है OBC अदर बैकवर्ड क्लासेज, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान है, आर्थिक व शैक्षिक सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 47 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 47 में बताया गया पोषण
पोषाहार या पोषण स्तर सुधारने का प्रोत्साहन, पोषण स्तर सुधारने का प्रोत्साहन, पोषण स्तर सुधारने का प्रोत्साहन हो गया। फिर हमारा अनुच्छेद 48 में आ गया कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताया गया है। कृषि और पशुपालन का संगठन कैसे बनता है, कृषि एवं पशुपालन हो गया, कृषि एवं पशुपालन हो गया, कृषि एवं पशुपालन हो गया। और फिर हमारा आता है अनुच्छेद 48A में क्या बताया गया, अनुच्छेद 48 पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बताया गया है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया, संवर्धन हो गया, इसके बारे में बताया गया है। और क्या होता है 49 में बताया गया है राष्ट्रीय स्मारक। और अनुच्छेद 50 में हमारा बताया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग, जो कि एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। फिर हमारा 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्याय व सुरक्षा के बारे में बताया गया है। तो ये सारे जो अनुच्छेद हैं डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई अनुच्छेद डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो पूछने वाले अनुच्छेद हैं वो बता देते हैं। पहला हमारा हो गया अनुच्छेद 50 में पूछ लेता है क्या प्रावधान, तो कार्यपालिका न्यायपालिका हो गया। 51 भी पूछ लेता है ज़्यादातर है। निःशुल्क और विधिक सहायता ये ज़्यादातर पूछा जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें प्रावधान, ये हो गया। और एक हमारा हो गया समान नागरिक संहिता जो क्या कहते हैं अनुच्छेद 44 में ये पूछा जाता है। और पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है, कृषि पशुपालन संगठन। लगभग इसमें सभी जो है इंपॉर्टेंस, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो हमारे पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।